दो सर्वे। पहला सर्वे बताता है कि अगर आज चुनाव हुए तो एनडीए यानी मोदी जी के गठबंधन को 296 से लेकर 325 के बीच की सीटें मिल सकती हैं। जीत के लिए चाहिए 272 और इंडिया के खाते में 200 से कम सीटें आएगी। लेकिन एक दूसरा सर्वे, ये CSDS लोकनीति का सर्वे है। ये सर्वे मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत पूरी बीजेपी और पूरी संघ की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। इस सर्वे में ये नहीं बताया गया है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। ये सर्वे ये भी नहीं बता रहा किसको कितना परसेंटेज वोट मिलेगा। ये सर्वे ये भी नहीं बता रहा कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी गिरी है। लेकिन इसके बावजूद ये सर्वे पढ़कर मोदी जी, अमित शाह जी की नींद उड़ जानी चाहिए और उनको हकीकत समझ में आ जानी चाहिए और हार का जो डर है वो बिल्कुल हकीकत नंगे रूप में सामने आ जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो हम बात कर रहे हैं CSDS लोकनीति के सर्वे की। पॉइंटर्स सुनते जाइए मोदी जी, सुनते जाइए अमित शाह जी, सुनते जाइए क्या हाल किया है देश का। देश का हर तीसरा आदमी बेरोजगारी को सबसे बड़ी समस्या बताता है। देश का हर 8वां आदमी महंगाई को सबसे बड़ी समस्या बताता है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो परसेंटेज होता है 36% और 13%, यानी 49%। इन दोनों को मिला दिया जाए तो देश का हर दूसरा आदमी बेरोजगारी और महंगाई को सबसे बड़ी समस्या बताता है। और इसी तरह देश का हर छठा आदमी गरीबी को सबसे बड़ी समस्या बताता है। इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो देश का 65% आबादी बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी को सबसे बड़ी समस्या बता रहे हैं। 65%, यानी करीब करीब 2/3 आबादी। इनसे बचकर कहाँ जाएगी सरकार, मोदी सरकार? इनको कैसे राहत दे पाएगी सरकार? 9 साल, 9.5 साल में कुछ नहीं कर पाई तो अगले 10 महीने, 8-10 महीने में क्या कर पाएगी सरकार? आगे चलते हैं और मैं थोड़ा दिल की धड़कनें और बढ़ा देता हूँ। जिस देश में 65% आबादी 40 साल से कम उम्र की हो, वहाँ ये आंकड़े दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। अगर ग्रेजुएट लेवल के और उससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो हर 2.5 में से 1 ग्रेजुएट बेरोजगारी को सबसे बड़ी समस्या बता रहा है, यानी ये तादाद 40% है। युवतियों की बात करें तो हर तीसरी महिला, हर तीसरी युवती बेरोजगारी को सबसे बड़ी समस्या बता रहे हैं। और ये सब यंग एज के हैं, यानी कम उम्र के यंग एज के जो बच्चे हैं उन सब के लिए बेरोजगारी, महंगाई और इससे जुड़ी गरीबी बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरा है। और इसमें से ज़्यादातर मिडिल क्लास के हैं। वो मिडिल क्लास जो अब तक सब कुछ भूल भाल कर हर हर महादेव, हर हर घर घर मोदी, हर घर मोदी और जय श्री राम के नारे लगाता रहा है, अब उसको शायद पेट की चिंता सताने लगी है। भ्रष्टाचार को सिर्फ 6% लोग ही बता रहे हैं। कुल मिलाकर बात करें तो पुरुषों की बात करें देश में, CSDS लोकनीति सर्वे के अनुसार तो 42% पुरुष बेरोजगारी को मुख्य समस्या बता रहे हैं, 15% पुरुष गरीबी को और 10% पुरुष महंगाई को, यानी कुल 67%, 2/3। महिलाओं की बात करें तो 31% महिलाओं को अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी चिंता की वजह लगता है, 18% को गरीबी और 16% को कीमतों में बढ़ोतरी यानी महंगाई। तो इनसे कैसे मुक्ति दिला पाएंगे, इसका क्या तोड़ निकाल पाएंगे? और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी एंड पार्टी जो इंडिया है, क्या इसको बड़ी समस्या बता पाएगा? क्या इसको वो वोट में ट्रांसलेट कर पाएगा? आप में से कुछ कह सकते हैं मोदी भक्त कि महंगाई क्या मनमोहन सिंह के टाइम नहीं थी क्या? बेरोजगारी क्या मनमोहन सिंह के टाइम नहीं थी क्या? बिल्कुल थी, लेकिन तब ग्रोथ रेट भी थी, तब दूसरे चीज़ें भी थी और वो कुल मिलाकर भ्रष्टाचार तब एक बड़ा मुद्दा बना था। महंगाई, बेरोजगारी मुख्य मुद्दा नहीं बनी थी, जैसा कि अभी विधानसभा चुनाव में हमने देखा है कि भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा बना। लेकिन देश भर की बात करें तो क्या महंगाई, बेरोजगारी
और गरीबी, इससे त्रस्त जनता अगर एक नए नायक की तलाश करती है, विकल्प की तलाश करती है, तो क्या मोदी सरकार की चूलें हिलनी शुरू नहीं होंगी? क्या उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए? बस ज़रूरत ये है इंडिया की तरफ से कि कैसे इन मतदाताओं की नाराज़गी को वो वोट में कन्वर्ट करा सकता है। इसके लिए सिर्फ दोष देना मोदी जी को ये ज़रूरी नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप सत्ता में आए तो महंगाई काबू में कैसे लाएंगे। आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप सत्ता में आए तो आप बेरोज़गारी को काबू में कैसे लाएंगे। आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप सत्ता में आए तो गरीबी दूर करने के लिए क्या क्या करेंगे। और अभी की जो कांग्रेस की सरकारें हैं, जो सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क, सोशल सिक्योरिटी योजनाएं चला रही हैं, ख़ास तौर से राजस्थान की सरकार, वहाँ से क्या सीख ले सकता है इंडिया, और वक्त रहते क्या एनडीए भी सीख ले सकता है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। उधर एनडीए क्या कर रहा है, मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि 9वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, हम 5वें नंबर पर ले आए और 2027 में तीसरे नंबर पर आ जाएगी। तीसरे नंबर पर तो लोगों का कहना है कि वैसे ही आ जाएगी अगर 6% भी विकास दर रही। वैसे तो कहा जा रहा है कि 8% के आसपास होनी चाहिए, लेकिन 6.5% भी हुई तो आ ही जाएगी। अभी क्या है, अभी अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो नंबर 1 पर है, करीब 28-29 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। उसके बाद चीन का नंबर आता है 19 ट्रिलियन डॉलर। उसके बाद जर्मनी और इटली हैं 4.7 और 4.4 ट्रिलियन डॉलर। उसके बाद भारत का नंबर आता है 3.7 ट्रिलियन डॉलर का। लेकिन तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे तो भी ये महंगाई, बेरोजगारी, ये असमानता, अमीर गरीबी के बीच की खाई पटने वाली नहीं है, उल्टी और चौड़ी हो जाएगी, इसकी आशंका सता रही है। आगे जो कहानी ये है कि भारत की पर कैपिटा इनकम $2,601 है, यानी प्रति व्यक्ति आय सालाना $2,600 है, जो बांग्लादेश से कम है, जो श्रीलंका से कम है। दुनिया भर के देशों में 139 नंबर, 139वें नंबर पर भारत इस मामले में आता है। तो पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया जाना ज़रूरी है। और मोदी जी क्या कह रहे हैं? महंगाई की बात नहीं करते, बेरोज़गारी की बात नहीं करते, गरीबी के झूठे आधे सच्चे आधे झूठे सत्य पेश करते हैं आंकड़ों के लिहाज से। और क्या बात करते हैं, 2047 में भारत विकसित देश हो जाएगा, इसकी हमें कोशिश करनी है। कोशिश क्या करनी है आपको? उसके लिए हेल्थ और शिक्षा पर ध्यान देना है, जहां इस सेक्टर पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, जिस पे सबसे कम ध्यान दिया जा रहा है। CSDS लोक नीति का सर्वे भी यही इशारा करता है कि 16% लोग हेल्थ सेक्टर में जाना चाहते हैं, 14% लोग टीचिंग, शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, 10% लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, और ये संख्या 40% बैठती है। तो आमतौर पर विशेषज्ञों का भी कहना है कि 2 तरीके से आप काम कर सकते हैं। एक, गरीब की जेब में पैसा डाल दो, वो पैसा खर्चेगा तो खपत बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो बेरोज़गारी कम होगी, रोज़गार बढ़ेगा, और रोज़गार बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ जाएगी। दूसरा कहता है कि आप गरीबों को उनकी सेहत पर ध्यान दो, बच्चों की परवरिश पर ध्यान दो, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दो। बच्चा स्वस्थ होगा, बच्चे को पढ़ने का मौका मिलेगा, तो बच्चा एक योग्य कुशल नागरिक बन पाएगा, और वो फिर भारत की तरक्की में ज़्यादा भूमिका निभा पाएगा। क्योंकि 2047 में अगर भारत को विकसित राष्ट्र में आना है तो पर कैपिटा इनकम 2047 में भारत की कितनी होनी चाहिए? अभी है $2,601, और IMF के स्टैंडर्ड के अनुसार ये इसके 8 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, यानी करीब 24,000-25,000 डॉलर के आसपास होनी चाहिए। तो इतनी लंबी छलांग कैसे लगाई जाएगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसलिए आंकड़ों में मत उलझिए। आंकड़े में, गणित में धर्म काम आ जाएगा, जाति काम आ जाएगी, गठबंधन काम आ जाएगा, सोशल इंजीनियरिंग काम आ जाएगी, CBI काम आ जाएगी, ED काम आ जाएगा, या कोई NIA काम आ जाएगी।
सीबीआई काम आ जाएगी, इनकम टैक्स काम आ जाएगा चुनाव जिताने के लिए, चुनाव आयोग काम आ जाएगा, गोदी मोदी मीडिया काम आ जाएगा, सोशल मीडिया काम आ जाएगा, सब धरे के धरा रह जाएगा अगर ये 67% लोग जो गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं, ये लोग आपके खिलाफ वोट देने के लिए उतर आते हैं और अगले 8 महीने में आप इनकी समस्या को निपटा नहीं सकते। आश्वासनों से पेट नहीं भरा जा सकता। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन आंकड़ों के आधार पर क्या एनडीए और इंडिया के बीच में मुकाबला होगा या मामला फिर वही तुष्टीकरण, वही भ्रष्टाचार, वही परिवारवाद, वही मणिपुर और वही 40% कमीशन और वही हिंदू मुसलमान, इन सब में उलझ कर रह जाएगा या जातिगत पेंचों में उलझ कर रह जाएगा। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।